प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आपका 9वीं कक्षा में हार्दिक स्वागत। आज हम हमारी हिंदी भाषा की लोक भारती पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करना प्रारंभ करने वाले हैं। हमें ज्ञात है कि आपको कविता, गीत, गजल सुनना पढ़ना प्रिय है। कहानियों की दुनिया में विवरण करना मनोरंजक लगता है। आपकी इन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इस पाठ्यपुस्तक में कविता, गीत, गजल, पद, दोहे, नई कविता, वैविध्यपूर्ण कहानियाँ, लघुकथा, निबंध, हास्य व्यंग्य, संस्मरण, साक्षात्कार, भाषण, संवाद, पत्र आदि साहित्यिक विधाओं का समावेश किया गया है। ये विधाएं मनोरंजक होने के साथ साथ ज्ञानार्जन, भाषाई कौशल्यों, क्षमताओं के विकास, राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करने एवं चरित्र निर्माण में भी सहायक होगी। इन रचनाओं के चयन में समय, आयु, रुचि, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्तर का सजगता से ध्यान रखा गया है। अंतर्जाल एवं डिजिटल दुनिया के प्रभाव, नई शैक्षिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टि को समक्ष रखकर श्रवणीय, संभाषणीय, पठनीय, लेखनीय, मैंने समझा, कृति पूर्ण करो, भाषा बिंदु आदि के माध्यम से पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। आपकी कल्पना शक्ति, सृजनशीलता को ध्यान में रखते हुए स्वयं अध्ययन, उपयोजित लेखन, मौलिक सृजन, कल्पना पल्लवन आदि कृतियों को अधिक व्यापक एवं रोचक बनाया गया है। इसके साथ साथ हम व्याकरण और रचना विभाग यानी उपयोजित लेखन इनका भी अध्ययन इस साल करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक की पहली कविता चांदनी रात का अध्ययन करने वाले हैं। चांदनी रात यानी वह रात जिसमें चंद्रमा का प्रकाश फैला रहता है, यानी जब पूनम की रात होती है यानी पौर्णिमा होती है, उस दिन चांद बहुत ही बड़ा और रोशनी से भरा हुआ होता है। उस समय में चंद्रमा बलशाली होकर अपने पूरे आकार में रहता है। उस रात को चांदनी रात कहते हैं। चांदनी रात के कवि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी है। हम उनका परिचय देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ और उनका मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को झांसी में हुआ। गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि है। गुप्त जी कबीरदास के भक्त थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से आपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। उनको साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। उनकी प्रमुख कृतियां है साकेत यानी ये महाकाव्य है, यशोधरा, जयन्द्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती यह सारे खंड काव्य है, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि यह उनके नाटक है। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। पंचवटी में उन्होंने प्रकृति चित्रण किया है। पंचवटी का सामान्य अर्थ होता है पीपल, बर्ड, बेल, हरड़ और अशोक वृक्ष का समूह। पंचवटी स्थान भारत के नासिक के गोदावरी नदी के किनारे स्थित विख्यात धार्मिक तीर्थ स्थान है। त्रेता युग में लक्ष्मण व सीता सहित श्री राम जी ने वनवास के कुछ वर्ष यहाँ बिताए थे। एक रात्रि श्री राम व सीता विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मण बाहर कुटी का पहरा दे रहे थे। इस दृश्य को कवि मैथिली शरण गुप्त अपने काव्य ग्रंथ पंचवटी में यूं लिखते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारु यानी सुंदर, मनोहारी, आकर्षक, चंद्र यानी चांद, चंचल यानी अस्थिर, जलथल यानी जल यानी पानी और थल मतलब जमीन। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, बिछी यानी बिखरी, अवनी और अंबर तल में, अवनी यानी धरती और अंबर यानी आसमान। मतलब कवि कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल यानी जमीन और पानी सभी स्थानों पर क्रीड़ा कर रही है।
यानी कवि ने कल्पना की है कि जो चांद की किरणें धरती पर आती है वो मानो धरती और पानी में खेल रही है। पृथ्वी से आकाश तक सभी जगह चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी फैली हुई है, जिसे देखकर ऐसा मालूम होता है कि धरती और आकाश में कोई धुली हुई सफेद चादर बिछी हुई है। इस तरह पूर्णिमा के चांद का स्वच्छ प्रकाश हर जगह फैला हुआ है। दूसरे पंक्तियों में दिया है उन्होंने, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मस्त पवन की झोंकों से। पुलक यानी स्फुरण अथवा रोमांच, प्रकट यानी व्यक्त करना, तृण यानी घास अथवा तिनका, नोक मतलब सिरा, तरु यानी वृक्ष। पृथ्वी हर एक घास के तिनकों से यानी घास के सिरों से अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। तिनकों के रूप में उसका रोमांचित होना दिखाई देता है। इसका मतलब है कि तिनकों की नोक चांदनी में चमकती है और उसी चमक से पृथ्वी यानी धरती की प्रसन्नता व्यक्त हो रही है। चांदनी रात में मंद सुगंधित वायु बह रही है, जिसके कारण तरु यानी वृक्ष धीरे धीरे हिल रहे हैं। यह सब देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि सुंदर और प्रसन्न वातावरण को पाकर वृक्ष भी मस्ती में झूम रहे हैं, अर्थात सारी प्रकृति प्रसन्न दिखाई दे रही है। तीसरी पंक्तियों में उन्होंने दिया है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। निस्तब्ध यानी बहुत ही शांत, निशा यानी रात्र, स्वच्छंद यानी आजाद, निरानंद मतलब आनंद रहित। यानी पंचवटी की प्रकृति का सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि सोचते हैं कि आसमान में कितनी स्वच्छ और चमकीली चांदनी है और निशा यानी रात्रि भी बहुत शांत है। चांदनी रात में स्वच्छ सुगंधित वायु भी मंद मंद बह रही है और इतनी सुहावने वातावरण में कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल न हो। निरानंद है कौन दिशा, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है, हर ओर खुशियां है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। नियति नटी यानी प्रकृति, कार्यकलाप यानी गतिविधियां। कवि कहते हैं कि रात्रि के समय चारों ओर पूर्ण शांति है तथा सभी लोग सो रहे हैं, फिर भी प्रकृति यानी नियति नटी अपने जो कार्य है वह बहुत ही शांत भाव से और चुपचाप पूरा करने में तल्लीन है। यानी सारा जहां विश्राम कर रहा है, लेकिन प्रकृति कभी भी विश्रांति यानी आराम नहीं करती। प्रकृति ईश्वर निर्मित है और वह अपना कार्य और कर्तव्य निष्ठा से पूरी किए जा रही है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा यानी धरती, रवि यानी सूरज और सवेरा यानी सुबह। रात के समय में धरती पर ओस की बूंदें गिरती है और जब सवेरा यानी सुबह होती है और सूरज की किरणें जब उन ओस के बूंदों पर गिरती है तो वह मोती समान दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ही पल में वह सूरज की किरणें उनको नष्ट कर देती है, यानी उसकी भाप होती है। इसलिए कवि कहते हैं कि सवेरा होने पर उन मोतियों को रवि बटोर लेता है। बटोर लेना यानी इकट्ठा करना। इस तरह सुंदर और चंचल ओस की बूंदे प्रकृति की प्रसन्नता और शोभा का प्रतीक है। उसके साथ साथ उन्होंने तारों को भी मोती की उपमा दी है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। विरामदायिनी यानी आराम, संध्या यानी शाम। कवि कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक सूरज अपना कार्य करता है, यानी पूरी जगत को वह रोशनी देता है, प्रखर रोशनी देता है। लेकिन वही सूरज जब शाम को ढलने वाला होता है, अर्थात दिन और रात के बीच में सांझ होती है, तब उसका बहुत ही सुंदर सुहावना ऐसा रूप हमें दिखाई देता है। ऐसे सूरज का शाम को हमें अलग सा रूप दिखाई देता है, ऐसा कवि ने वर्णन किया है।
पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह, कुटीर यानी झोपड़ी, शिला यानी पत्थर और निर्भीक यानी निडर। पंचवटी की छाव में पर्णों से एक सुंदर कुटीर यानी झोपड़ी बनी है। उस कुटीर के सामने एक स्वच्छ शिला यानी पत्थर पर एक बहुत ही शूरवीर धनुर्धारी निर्भय यानी भयरहित योद्धा विराजमान है। जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन पर सोता है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। धनुर्धर यानी कौन? तीरंदाज। कुसुमायुध यानी कामदेव। योगी यानी साधु। दृष्टिगत यानी दिखाई पड़ना। कवि कहता है कि रात्रि का समय है और पूरा संसार जो है, संसार के सारे लोग जो है वो सो रहे हैं, लेकिन ये कौन धनुर्धर है जो जाग रहा है। इस युवक को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे वह किसी राज्य का सुख भोगने के योग्य है, पर वह वैराग्य धारण कर साधु बनकर यानी क्यों यहाँ बैठा है, क्यों जंगल में बैठा है। इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त के पंचवटी काव्य का एक अंश यानी एक छोटा सा भाग चांदनी रात का बहुत ही मनमोहक वर्णन हमारे सामने कवि ने रखा है। विद्यार्थी मित्रों, इस पद्यांश की कृतियों को आपको पूर्ण करना है। धन्यवाद।